नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता नायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, आज से हम आपसे बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है आप लोगों का फीडबैक। पिछले दिनों मैं भी भारत की टीम गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होकर आई है। इन तीनों राज्यों के अलग अलग आदिवासी समुदायों पर बनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्राइबल किचन के एपिसोड्स आप लोग देख ही रहे हैं और इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। इन एपिसोड्स पर हमें ढेर सारे कमेंट्स और फीडबैक भी मिल रहा है। इस फीडबैक में एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पीवीटीजी का मतलब क्या है। तो आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से आदिवासी समुदायों को इस श्रेणी में रखा गया है। इन आदिवासी समुदायों को इस श्रेणी में रखने के लिए मापदंड क्या है और इस श्रेणी में रखे जाने के क्या मायने हैं। भारत में कुल 705 आदिवासी समूहों को औपचारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इनमें से 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के तौर पर अलग से पहचान दी गई है। देश के 15% भौगोलिक क्षेत्र पर आदिवासी आबादी रहती है। आदिवासियों की अपनी अलग संस्कृति है, परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और जीविका की प्रणालियां भी हैं और इनकी सुरक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में प्रावधान किया गया है। देश के 18 राज्यों में पीवीटीजी समुदाय रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा उड़ीसा में है 13, आंध्र प्रदेश में 12 और झारखंड में कम से कम 9 ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है। सरकार किसी भी आदिवासी समुदाय को इस श्रेणी में रखने के लिए 5 बड़ी बातों का ध्यान रखती है। ये तथ्य कुछ ऐसे हैं: जिनकी जीविका पूरी तरह से जंगल से चलती है, जो समूह अभी भी खेती किसानी नहीं करते हैं, जिस समूह की आबादी में ठहराव है या फिर आबादी घट रही है, जिस समूह की साक्षरता दर बेहद कम है, जो सिर्फ खुद को जिंदा भर रखने के लिए काम करते हैं। वैसे तो सभी आदिवासी समुदायों को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पीवीटीजी समुदायों के लिए इन संवैधानिक अधिकारों के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग से योजनाएं भी बनाती है। इन योजनाओं को बनाने का मकसद कुछ इस तरह से बताया जाता है: आदिम जनजातियों का आर्थिक उत्थान, उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, उनके परिवेश में ही उनको रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध कराना, उनकी सेहत और शिक्षा के इंतजाम करना, उनके लिए जमीन का वितरण और उसे विकसित करना, आदिम जनजातियों के लिए घरों की व्यवस्था करना और आदिम जनजाति बस्तियों में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की इन अलग योजनाओं का लाभ पीवीटीजी समुदायों को मिल रहा है? क्या वो मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं? अफसोस नहीं। देश के पीवीटीजी समुदायों की आबादी में गिरावट या ठहराव सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसके कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन मैं भी भारत की टीम की पड़ताल में जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो है आधुनिक कहे जाने वाले समाज के साथ इन समुदायों का तालमेल ना बिठा पाना। दूसरा बड़ा कारण जो हमने पाया वो ये है कि इन समुदायों में सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता नजर आती है। इसका एक कारण तो मुख्यधारा से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति हो सकती है और दूसरा कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी तो है ही। हमारी टीम गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई अलग अलग पीवीटीजी समुदायों से मिली। इन सब समुदायों के बारे में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये सब आर्थिक तौर से ही नहीं, सामाजिक तौर से भी काफी पिछड़े हैं। आखिर क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में संसदीय कमेटियों की रिपोर्ट्स से लेकर कई रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। मसलन एनएसी यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक समय इन समुदायों की अलग से जनगणना की सिफारिश की थी। देश में हर 10 साल में होने वाली आम जनगणना में विशेष जनजातियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज नहीं हो पाते हैं।
इसलिए पीवीटीजी की अलग से जनगणना की जानी चाहिए। इस जनगणना में उनकी सही संख्या के अलावा उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण संबंधी तथ्यों को दर्ज किया जाना चाहिए। इस काम को जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से कर सकता है। इसके अलावा इस काम में स्थानीय यूनिवर्सिटी भी मदद कर सकती हैं। पीवीटीजी समुदायों की जनगणना में उनके बस्तियों, गांवों और परिवेश की भौगोलिक स्थिति को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके लिए उपलब्ध संसाधन, उन संसाधनों का इस्तेमाल, जीविका के साधन और तरीका दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी जुटाई जानी चाहिए कि उनके पास जमीन है या नहीं। यह सब जानकारी दर्ज करते हुए उनकी जिंदगी और जीविका के साधनों में हो रहे बदलावों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। देश के 75 विशेष जनजातीय समुदायों में से जिन समूहों की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, उनकी अलग से पहचान की जानी चाहिए। इन समुदायों से जुड़े स्पष्ट आंकड़े जुटाए जाने चाहिए। इन आंकड़ों के आधार पर उनके अस्तित्व को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। वाइल्ड लाइफ के लिए जिन आदिवासी समुदायों को विस्थापित किया गया है या जिन समुदायों पर विस्थापित होने का खतरा है, उनकी पहचान अलग से की जानी चाहिए। इस सिलसिले में पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के लिए इन समुदायों को विस्थापित न किया जाए। अगर विस्थापित किया जा रहा है तो भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें वनाधिकार कानून के तहत अधिकार मिले। इसके साथ ही जब तक ग्राम सभा इस बात की अनुमति ना दे, किसी भी सूरत में आरक्षित वनों से पीवीटीजी समूहों को ना हटाया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।